पतन को जो है शुरुआत से देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता का पतन हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो एक क्रमिक घटना है। क्या है? क्रमिक घटना है या प्रक्रिया है। तो जो घटना होती है वो एकाएक घटित होती है। एक निश्चित समय होता है घटना का, ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र होता है घटना का, निश्चित समय होता है। तो एकाएक जो घटित होती है उसे घटना कहा जाता है। वही जो है प्रक्रिया निरंतर चलने वाली होती है। प्रक्रिया क्या होती है? निरंतर चलने वाली होती है। अर्थात सिंधु सभ्यता का पतन है वो निरंतर धीरे 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 होता रहा होगा, एकाएक नहीं हुआ होगा। क्योंकि एकाएक किसके अंतर्गत आएगा? वो घटना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इस पर फोकस करेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें कि पतन का तात्पर्य क्या है। पतन का तात्पर्य क्या है कि कब हम कह सकते हैं कि किसी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो जब सभ्यताओं की मूल विशेषताएं हो, किसी सभ्यता की मूल विशेषताएं जब समाप्त हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि भाई फलानी सभ्यता का जो है पतन हो गया। जैसे सिंधु सभ्यता की जो मूल विशेषताएं क्या थी? तो जैसे नगरीकरण सिंधु सभ्यता की मूल विशेषता थी। उसके जो सड़कें बनी थी, नालियां बनी थी, वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, तो जब सिंधु सभ्यता की ये जो मूल विशेषताएं हैं वो समाप्त हो गई तो हमने कहा कि सिंधु सभ्यता का जो है पतन हो गया। वर्तमान समय में हम देखें कि जब कोरोना का टाइम आया था तो कोरोना के समय में जब उसका प्रभाव सर्वाधिक जो है शहरों में दिखाई दिया, तो जब वो शहरों से जो है लोग, मान लीजिए कि शहरों से लोग फिर कोरोना के कारण जो है, कोरोना जैसी महामारी के प्रभाव के कारण जो है शहरों से गांव की ओर पलायन करने लगे। ठीक है, तो शहरों में क्या था? शहरों में जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी। ठीक है, मकान जो है आरसीसी और जो है पत्थरों के बने थे। वहीं गांव में देखें कि द्वारा से बनाने लगे, वो कच्चे मकानों में रहने लगे, झोपड़ी वाले मकानों में रहने लगे। ठीक है, दूध दलिया खाने लगे, सब्जी रोटी खाने लगे। शहरों में क्या था? शहरों में जो है आज देखें पिज्जा बर्गर चल रहा है, चाउमीन चल रहा है, ये भोजन चल रहा है। ठीक है, टिक्की चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जब वो इस इन शहरों की जो विशेषता है वो समाप्त हो जाए और जो गांव की जो विशेषता है वो शुरू हो जाए तो हम कह सकते हैं कि फलाने शहर की जो है या फलाने समय की जो है सभ्यता है वो समाप्त हो गई। ठीक है, या उसका पतन हो गया। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमने पतन को देखा, पतन को दो भागों में बांटा कि आकस्मिक पतन देखा। आकस्मिक पतन में कौन है? तो आर्यों का आक्रमण है। आर्यों का आक्रमण, फिर बाढ़, फिर मलेरिया जैसी महामारी, फिर भौतिक रासायनिक परिवर्तन और फिर भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन को ही जल प्लावन या विवर्तनीय विक्षोभ कहा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या? आर्यों का आक्रमण, बाढ़, मलेरिया, भौतिक रासायनिक परिवर्तन और भूतात्विक परिवर्तन। वही जो है क्रमिक पतन में देखें, किसमें? क्रमिक पतन में तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी परिवर्तन। ठीक है, अब एक एक से देखते हैं। पहला है आर्यों का आक्रमण। तो आर्यों का आक्रमण सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किन किन लोगों ने कहा है? तो ये चार लोग दिए हुए हैं, आपको याद करने हैं। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और आरपी चंद्रा। कौन कौन है? गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और आरपी चंद्रा। तो इन लोगों ने जो है आर्यों के आक्रमण को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना। ठीक है, और ये लोग कहते हैं कि ये इन्होंने क्या तर्क दिया कि मोहनजोदड़ो से जो नरकंकाल मिले हैं, कितने नरकंकाल मिले हैं? 42। तो मोहनजोदड़ो से जो 42 नरकंकाल मिले हैं तो उन नरकंकालों के सिर पर धारदार घाव है। ठीक है, अस्त्र से जो है, तलवार जैसे हथियार से जो है घाव किए गए होंगे। तो ये लोग कहते हैं कि जो धारदार घाव है तो कहीं ना कहीं जो है आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप इस सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि उन लोगों ने जो आक्रमण किया होगा, दोनों के बीच में युद्ध हुआ होगा, आर्यों के बीच में और सिंधु सभ्यता के लोगों के बीच में। ठीक है, तो आर्यों ने जो है सिंधु सभ्यता का पतन कर दिया। ये कौन लोग कहते हैं? तो गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट, मार्टिमल व्हीलर और आरपी चंद्रा कहते हैं। अब हम इस जो मोहनजोदड़ो से 42 नरकंकाल मिले हैं, इस बात को हम किस प्रकार से खंडन कर सकते हैं? तो जो देखो, मोहनजोदड़ो से हमें सिर्फ 42 नरकंकाल मिले हैं और ये 42 नरकंकालों को याद मानते हैं। अब वो सिंधु सभ्यता की जो जनसंख्या है वो तो 40 लाख है। तो सिंधु सभ्यता की जब जनसंख्या टोटल 40 लाख है, उनमें जो है नरकंकाल मिले हैं 42।
तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो जो है आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था, ठीक है कि नहीं। तो इस बात का खतन हो गया, पतन जो खंडन हुआ। इसके बाद में जो हम देखें अगला कारण है कि आधुनिक शोधों के अनुसार भी हम देखें कि आधुनिक शोधों के अनुसार जो 42 नरकंकाल मिले हैं वो अलग अलग काल से संबंधित हैं, ठीक है। किससे संबंधित है? वो अलग अलग काल से संबंधित है। तो अलग अलग काल से संबंधित है तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिंधु जो है आर्यों ने एकदम से अचानक से आक्रमण किया और जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। फिर जो है गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, आरपी चंद्रा एक और तर्क देते हैं। वो तर्क क्या है कि हड़प्पा से जो कब्रिस्तान एच प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? कब्रिस्तान एच प्राप्त हुआ है, वो आक्रमणकारियों का है। किसका? एक कंकाल प्राप्त हुआ है हड़प्पा से कब्रिस्तान एच। तो हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? कब्रिस्तान एच। और कब्रिस्तान एच है वो प्रवर्ती हड़प्पा काल से संबंधित है। और यहाँ से एक कंकाल प्राप्त हुआ है तो इन लोगों ने माना है उस कंकाल को कि एक आक्रमणकारी का कंकाल है, ठीक है। किसका है? आक्रमणकारी का कंकाल है, मतलब आर्यों का जो है, किसी आर्य का जो है ये कंकाल है। अब हम आर्य की जो है डेट देखें कि आर्य तो आना प्रारंभ कब से हुए? 1500 ईसा पूर्व से। कब से? 1500 ईसा पूर्व से। बल्कि जो है सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई थी जो है 1750 ईसा पूर्व में। तो इन 2.5 सालों का अंतर कौन पूरा करेगा? इन 2.5 सालों का अंतर पूरा कौन करेगा? तो इस बात को भी जो है हम नकार सकते हैं कि जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या आर्य लोग नहीं है, ठीक है। अब ये ही जो लोग हैं आर्यों के आक्रमण का कारण पतन माना है इन लोगों ने, मतलब गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट, मार्टिमर व्हीलर, आरपी चंद्रा, ठीक है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि ऋग्वेद के जो 6वां मंडल है, मतलब ऋग्वेद में जो है हरयूपिया शब्द है, तो हरयूपिया की पहचान हड़प्पा से की है। और ऋग्वेद में दिया है कि हरयूपिया को नष्ट किसने किया था? इंद्र ने। और ऋग्वेद में ही इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? दुर्गों को नष्ट करने वाला। और हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग है भी, क्योंकि पश्चिम में क्या स्थित होते थे? दुर्ग। उनको जो सिटाडेल या दुर्गीकृत किया जाता था, ठीक है। तो ये आधार क्या मानते हैं कि जो है ऋग्वेद में हरयूपिया शब्द दिया गया है। हरयूपिया का अर्थ ये लोग हड़प्पा को मानते हैं। और हरयूपिया को या हड़प्पा को नष्ट किसने किया था? इंद्र को। इसलिए ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों को नष्ट करने वाला या पुरों को नष्ट करने वाला। और दुर्ग सिंधु सभ्यता में है भी, ये लोग कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में जो है वृत्तासुर हंता कहा गया है इंद्र को। वृत्तासुर हंता का अर्थ क्या होता है? तो वृत्तासुर की हत्या कर जल को मुक्त कराने वाला। वृत्तासुर की हत्या कर जल को मुक्त कराने वाला। यहाँ वृत्तासुर का अर्थ है मोहनजोदड़ो के। मोहनजोदड़ो को नष्ट कर, मोहनजोदड़ो में स्थित जो बांध है उसे नष्ट कर जल को मुक्त कराया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद तो ये जो लोग हैं गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट और आरपी चंद्रा, ये कहते हैं, इनकी जो विचारधारा है या हम निष्कर्ष निकालें वो कहीं ना कहीं के ये आर्यों के आक्रमण की जो अवधारणा है वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पर आधारित है या साम्राज्यवादी उद्देश्य से प्रेरित है। क्योंकि ये जो लोग अंग्रेज हैं, ठीक है, तो ये जो लोग इसका संबंध इस प्रकार से लगाते हैं कि जैसे प्रारंभ में जो है यहाँ सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, और आर्यों ने आक्रमण करके सिंधु सभ्यता का पतन कर दिया या सिंधु सभ्यता के लोगों पर शासन किया, मतलब पतन करने के बाद में यहाँ शासन करने लगे। तो ये लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से जो है आर्य लोग ने पतन किया है सिंधु सभ्यता का, मतलब तुम लोगों ने पतन किया है सिंधु सभ्यता का, उसी प्रकार से हम यहाँ आकर हम शासन कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या चीज है, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्यों के आक्रमण की अवधारणा है वो साम्राज्यवादी उद्देश्य से प्रेरित है, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता के पतन का दूसरा कारण है बाढ़। सिंधु सभ्यता के पतन का दूसरा कारण देखें कि बाढ़, किन किन लोगों ने जो है बाढ़ को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। तो जॉन मार्शल, एसआर राव, कौन कौन? जॉन मार्शल, एसआर राव और अर्नेस्ट मैके। तो जॉन मार्शल, एसआर राव और अर्नेस्ट मैके ने बाढ़ को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। किसको? बाढ़ को। और जॉन मार्शल जब वो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे उस समय मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई और उस खुदाई के दौरान जो है मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितनी लेयरें प्राप्त हुई हैं? तो मिट्टी की 7 लेयरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो जब
नदी आती है अपने साथ तो अवसाद लाती है, और नदियों में बाढ़ के कारण जो है अवसाद आसपास के क्षेत्रों में बिछ जाते हैं। जैसे एक बार जो है नदी में बाढ़ आई तो अवसाद बिछ गए, फिर दोबारा से आई, इसी प्रकार से जो है 7 बार आई। तो मोहनजोदड़ो के विषय में कहा भी जाता है कि मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा और पुनः बसा। मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। इसी प्रकार से जो है लोथल की खोज और उत्खनन किसने किया था? तो लोथल का खोज और उत्खनन जो है एसआर राव ने किया था। तो एसआर राव ने यहाँ देखा कि जो है लोथल से तीन जो है लेयर मिली है, किसकी? मिट्टी की। तो मिट्टी की 3 लेयर है लोथल से एसआर राव को मिली है। इसी प्रकार से चनुदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो अर्नेस्ट मैके ने। तो यहीं से इसी प्रकार की जो है लेयर है चनुदड़ो से भी प्राप्त हुई है। तो बाढ़ को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किन किन लोगों ने माना है? तो जॉन मार्शल, एसआर राव और अर्नेस्ट मैके। जॉन मार्शल, एसआर राव और अर्नेस्ट मैके ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जो है बाढ़ माना है। और अगर आपसे पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन दिए हुए हों और उसमें बाढ़ हो, तो आपको जो है बाढ़ पर निशान मारना है, क्योंकि सर्वाधिक उपयुक्त कारण है, सर्वाधिक उपयुक्त कारण, सर्वाधिक उपयुक्त कारण है पतन का, वो क्या है? वो बाढ़ ही है। तो सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? पतन का जो है बाढ़ है। ठीक है। इसके बाद मलेरिया जैसी महामारी को भी सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। और मलेरिया जैसी महामारी को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने माना है? के यू आर कैनेडी ने। किसने? के यू आर कैनेडी ने। के यू आर कैनेडी ने मलेरिया जैसी महामारी को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। के यू आर कैनेडी ने तर्क दिया कि मोहनजोदड़ो से जो कुछ नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, उन आधारों पर इसने निष्कर्ष निकाला कि मलेरिया जैसी महामारी के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है। लेकिन इस बात का खंडन हम कर सकते हैं कि कुछ ही नरकंकालों के आधार पर इतनी बड़ी सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो इस बात को हम पूर्णतः सत्य नहीं कह सकते कि मलेरिया जैसी महामारी के कारण ही जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। इसके बाद जो है अगला है भौतिक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक रासायनिक परिवर्तन, इसी को कहते हैं अदृश्य गाज। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन या अदृश्य गाज सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने माना है? तो रूसी विद्वान है एम दिमित्रियेव। कौन से विद्वान है? रूसी विद्वान। तो रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव ने भौतिक रासायनिक परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना, या अदृश्य गाज को जो सिंधु सभ्यता के परिवर्तन का कारण माना। और वे कहते हैं कि यहाँ एकाएक रूप से जो है 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई। तो वे क्या कहते हैं एम दिमित्रियेव कि सिंधु सभ्यता में एकाएक 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। जिस प्रकार से जो है महाभारत में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता में एक विस्फोट हुआ और उस कारण से जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ऐसा कौन मानते हैं? तो रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव। तो रूसी विद्वान एम दिमित्रियेव ने भौतिक रासायनिक परिवर्तन या अदृश्य गाज को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। ठीक है। इसके बाद अगला है भूतात्विक परिवर्तन। तो भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन या जो है विवर्तनीय विक्षोभ, एक ही बात है। तो भूतात्विक परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने माना है? तो जो है एम आर साहनी और राइक्स। तो एम आर साहनी और राइक्स ने भूतात्विक परिवर्तन को सिंधु सभ्यता का पतन का कारण माना है। और वे कहते हैं कि विवर्तनीय हलचलों के कारण, कौन कहते हैं? एम आर साहनी और राइक्स कहते हैं कि विवर्तनीय हलचलों के कारण भूमि का स्तर ऊपर उठ जाने के कारण जो है मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी पर स्थित बांध जो है नष्ट हो गया, और उस बांध में जो पानी था वो पानी किसी खास जगह पर जाकर रुक जाता है, जिस कारण से इस सभ्यता का जो है पतन हो गया। ऐसा कौन कहते हैं? तो एम आर साहनी और राइक्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है नदी मार्ग में परिवर्तन। तो नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा कौन कहते हैं? तो एच टी लैम्ब्रिक और माधो स्वरूप बत्स। कौन? एच टी लैम्ब्रिक और माधो स्वरूप बत्स कहते हैं कि नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण किस प्रकार से, कि ये मैंने चित्र के माध्यम से बताया था, और यहाँ पर बताया था कि रावी के मार्ग में परिवर्तन के कारण, रावी नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण जो है हड़प्पा का पतन हुआ, और घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण जो है
कालीबंगा का पतन हुआ। और घग्गर नदी के बारे में मैंने बताया था आपको कि भारत में सरस्वती नदी को घग्गर नदी कहा जाता तो पहले भारत में सरस्वती नदी को पहले क्या कहा जाता था? घग्गर नदी, मतलब सिंधु सभ्यता के टाइम पे, ठीक है। तो भारत में सरस्वती नदी को क्या कहा जाता था? घग्गर नदी। और ये ही सरस्वती नदी को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो हाकरा कहा जाता था। कब? तो सिंधु सभ्यता के समय में। कब? सिंधु सभ्यता के समय में। अब सिंधु सभ्यता के समय में सरस्वती नदी की सहायक नदियां थी कौन? सतलज और यमुना। कौन? सतलज और यमुना। वर्तमान समय में सतलज सिंधु की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो सतलज जो आज वर्तमान में सिंधु की सहायक नदी है, वो सिंधु सभ्यता के टाइम में जो है सरस्वती की सहायक नदी थी। आज जो है यमुना गंगा की सहायक नदी है, वो सिंधु सभ्यता के समय में सरस्वती की सहायक नदी थी। तो इस प्रकार से जो है नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, ऐसा मानने वाले लोग कौन हैं? तो एच.टी. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप बक्स हैं, ठीक है। इसके बाद में है जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किन लोगों ने माना है? जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता का पतन का कारण जो है किसने माना है? तो ऑरेलस्टाइन और अमलानंद घोष। ऑरेलस्टाइन और अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता का पतन का कारण माना है। वे कहते हैं कि सूखे के कारण या जल की कमी के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो जल की कमी के कारण या सूखे के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन किसने माना है? तो ऑरेलस्टाइन और अमलानंद घोष ने, ठीक है। इसके बाद पारिस्थितिकी असंतुलन। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने कहा है कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था? तो फेयर सर्विस ने। किसने? फेयर सर्विस ने, ठीक है। तो वे कहते हैं कि जैसे धीरे धीरे जो है सिंधु सभ्यता की जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या दबाव बढ़ा। और जब जनसंख्या दबाव बढ़ा, तो एक बात और बता दूं मैं कि यहाँ सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, वो उनके जो घर थे वो प्राय पक्की ईंटों से बने थे। तो सिंधु सभ्यता के प्राय सभी घर जो है पक्की ईंटों से बने थे। और ईंटों को पकाने के लिए जो है लकड़ी चाहिए, क्योंकि आग से जो है ईंटें पकाई जाती थी। तो लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी काटी होंगी, जंगल काटे हुए होंगे ईंट को पकाने के लिए। तो जब जंगल और लकड़ी काटने के बाद, पेड़ काटने के बाद जो है वर्षा में कमी आई होगी, क्योंकि आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा बचपन में जो है कि पेड़ काटने से जो है वर्षा में कमी आती है, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से जो है वर्षा होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार का जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो फेयर सर्विस ने दिया है कि जो है जनसंख्या दबाव हुआ और जनसंख्या दबाव के कारण वन संसाधनों में कमी आई, और वन संसाधनों में कमी आने के कारण वर्षा में कमी हुई, जिसके कारण जो है फसलों का उत्पादन ही नहीं हुआ। वर्षा नहीं होगी तो फसलों का उत्पादन नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी तो नदी में जो है पानी का बहाव है वो तीव्र नहीं होगा, या जो अपवाह तंत्र है वो कमजोर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो है प्रभाव किस पर दिखाई देगा? कृषि पर दिखाई देगा, ठीक है। किस पर दिखाई देगा? कृषि पर दिखाई देगा। और कृषि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कृषि क्या है? सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। और जब कृषि ही नहीं रहेगी तो जो है व्यापार किस प्रकार से होगा? व्यापार भी ठप हो जाएगा। और क्योंकि व्यापार है वो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का, वो आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है। वहीं सिंधु सभ्यता की अर्थ जो आर्थिक समृद्धि है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो विदेशी व्यापार है। तो वर्षा की कमी के कारण कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। वही जो है कृषि प्रभावित हो रही है और व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो प्रशासनिक शिथिलता अगला कारण है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल ने बाढ़ को भी जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना। फिर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को सुधारा और कहा कि जो है प्रशासनिक शिथिलता सिंधु सभ्यता के पतन का कारण है। वे कहते हैं कि व्यापार में कमी आने के कारण क्या हुआ? व्यापार में कमी आने के कारण सभी काम ठप हो गए और प्रशासनिक शिथिलता आ गई, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है। वहीं WF अल्ब्राइट कहते हैं कि विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण, WF अल्ब्राइट क्या कहते हैं कि विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण सिंधु सभ्यता में पतन हुआ, ठीक है।
तो कुछ समझ में आया? एक दो बार और देख लेना इस वीडियो को, ठीक है, जिससे जो है बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। अधिकांश लोगों को ये सिंधु सभ्यता का पतन से संबंधित ये कारण है या मत है, वो समझ में नहीं आते हैं। मैंने बिल्कुल सरल तरीके से सिंधु सभ्यता के पतन को पढ़ाया है। एक बार वीडियो याद कर दोबारा से देख लीजिए, उसे अपने पेज पर लिखकर जो है उसे याद कर लीजिए, एक दो बार रिवीजन कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के पतन से जो संबंधित प्रश्न है वो आपके प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। मेंस में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो आपको जो है मैंने पूरा बता दिया है कि क्रमिक पतन, आकस्मिक पतन, क्रमिक पतन में लिख दीजिए और आकस्मिक पतन में लिख दो। उसके बाद बता दो कि सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, किसी एक कारण के एक कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन होना संभव नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं एक या मतलब दो या दो से अधिक कारण रहे होंगे सिंधु सभ्यता के पतन से, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों पर चर्चा की। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना, ठीक है, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।